अरे यार खाला, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं? घर में कोई भी नहीं है। और मैं कब से तुमसे दिल की बात कहना चाहता था। खाला ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और डर भी। भांजे, तुम मुझे क्यों तंग करते रहते हो? तुम अभी छोटे हो, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें न किया करो। खाला, मैं अभी छोटा नहीं रहा, मैं काबिल हो चुका हूं। अभी मैं सब कुछ कर लेता हूं। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? प्लीज मेरी बात मान लो। मैं खुश रखूंगा आपको। आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूं, लेकिन आपको भी एक बात मेरी माननी पड़ेगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं, अब हुक्म तो करें। फिर आज मैं तुम्हारे साथ वो सब बातें करूंगी जो बातें मैं तुम्हारे खालू के साथ करती थी। ठीक है, फिर अभी चलते हैं। घर में कोई नहीं है। हाँ चलो, अपनी बातें मुकम्मल कर लेते हैं। तभी मुस्कान खला ने धीमे लहजे में कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसीलिए जब भी शाम गहरी होने लगती है तुम मुझे अपने कमरे में बुला लिया करना। उस रात घर में हम दोनों ही अकेले थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और तेज हवा दरवाजों को पूरी ताकत से झकझोर रही थी। मैंने आवाज दी, दानिश मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो हल्की सी बेचैनी के साथ किसी काम में उलझी हुई थी, जबकि कमरे की बत्ती बार बार जल बुझ रही थी। शुरू में मुझे यही लगा कि वो वाकई अंधेरे से डरी हुई है, मगर उनकी बेचैनी में जैसे कोई और ही बात छुपी हुई महसूस हो रही थी। 1 महीने पहले इमरान खालू विदेश रवाना हो गए थे और मैं पहली बार उनकी नई शादी के बाद छुट्टियां बिताने यहां आया था। अम्मी और अब्बू मुझे भेजने के हक में नहीं थे, मगर कई महीनों बाद खालू से मिलने की खुशी में मैंने उन्हें राजी कर लिया। लेकिन घर पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगा। मुस्कान खाला की आंखों में जैसे कोई अनकही बात कैद थी। कभी यूं लगता कि वो कुछ कहना चाहती हैं और कभी ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद किसी अनजाने डर में हो। मुझे क्या मालूम था कि ये तूफानी रात मेरी जिंदगी के सबसे अनोखे सफर की शुरुआत बनने वाली है। इससे पहले जब हम घर के बाहर आए थे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। खालू ने फोन पर बस इतना ही कहा था, दानिश को अंदर जाने देना, बाकी सब मुस्कान समझा देंगी। लेकिन वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, ये बात मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया था। इमरान खालू और मुस्कान खला खरीदारी के लिए गए हुए थे और हमें बताया था कि वापसी में कुछ देर हो सकती है, इसीलिए मैं और अब्बू घर के बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वो दोनों वापस आए। अब्बू ने सड़क पर ही खालू से मुलाकात की और फिर अपने घर लौट गए। मुस्कान खाला ने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा था और खामोशी से बैठी हुई थी। घर के अंदर आते ही जब उन्होंने दुपट्टा हटाया तो मेरी नजर उन पर ठहर गई। वाह क्या चेहरा, क्या मुस्कान! वो किसी फिल्मी अदाकारा की तरह हदर्जा खूबसूरत लग रही थी। इमरान खालू हमेशा की तरह सादा मिजाज और शरीफ इंसान थे। मैं शायद कुछ लम्हों तक यूं ही उन्हें देखता रहा। तभी खालू ने मुस्कुराते हुए कहा, दानिश साहब कहां खो गए? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। मैं शर्मिंदगी से बोला, नहीं खालू, बस ऐसे ही। फिर मैं आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। कई साल बाद मिलने की खुशी हम दोनों के चेहरों से साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद मुस्कान खाला भी मेरे करीब आई और बहुत प्यार से मुझे गले लगाया। अजीब बात यह थी कि यह हमारी पहली मुलाकात थी, मगर फिर भी अजनबियत का कोई एहसास नहीं हो रहा था। इमरान खालू के घर आए हुए मुझे 2 दिन गुजर चुके थे। उन 2 दिनों में मुस्कान खाला ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी मोहब्बत से पेश आई कि मुझे यूं लगा जैसे मैं वाकई यहां पूरी छुट्टियां बिताने आया हूं। मगर मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक नाजुक मोड़ लेने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो घड़ी 8 बजे बजा रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि इमरान खालू अपना बैग पैक कर रहे थे। मैं चौंक गया। खालू, आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? खालू ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे एक बेहद जरूरी काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैं हैरानी से बोला, खालू मुझे आए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। खालू की आवाज एकदम गंभीर हो गई। मैं उनके लहजे में जिम्मेदारी और सच्चाई देखकर खामोश हो गया और आहिस्ता से बोला, ठीक है खालू, शाम तक मैं अब्बू को बुला लेता हूं, फिर मैं भी वापस अपने घर चला जाऊंगा। आपके बिना यहां रुकने का क्या फायदा? खालू ने नफी में सिर हिलाया। नहीं दानिश, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खाला यहां अकेले रहे।
जब तक मैं वापस नहीं आता मुस्कान की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखता रह गया। खालू ने मजबूत लहजे में कहा, मुस्कान को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें किसी भी वक्त मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक उनका साथ देना, चाहे वक्त कोई भी हो। उस लम्हे में उनकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ सका। बस इतना महसूस हुआ कि वो वाकई मुस्कान के डर के बारे में फिक्रमंद है। मुझे अजीब लगा कि शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर क्यों महसूस होता है, मगर मैंने खामोशी इख्तियार की। ठीक है खालू, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया। इसके बाद मैंने खालू के बैग पैक करने में उनकी मदद की। हम उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले खालू ने मुझे मजबूती से गले लगाया और आहिस्ता से कहा, अपनी खला का ख्याल रखना। इमरान खालू को रुखसत करने के बाद मैं और मुस्कान खला खामोशी से घर वापस आ गए। उस खामोशी में भी एक अनकही सी परेशानी हमारे साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। घर पहुंचने के बाद पूरे मकान में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में इमरान खालू के साथ पूरा शहर घूमूंगा, हंसी मजाक करूंगा, मगर उनके अचानक चले जाने से मेरा सारा प्लान बदल कर रह गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है वो खालू से कम और मुस्कान खाला से ज्यादा जुड़ा होगा। उसी रात जब कामरान खालू रवाना हो चुके थे, मैं अपने कमरे में मोबाइल पे गेम खेल रहा था, मगर मैंने सोचा हॉल में जाकर टीवी देख लिया जाए। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठा मुस्कान खाला आकर मेरे करीब खड़ी हो गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। हम सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की सी खुनकी घुली हुई थी। अचानक सड़क पर एक झटका लगा और मेरा हाथ मुस्कान खाला की कमर से जा लगा। मैंने फौरन शर्मिंदगी से हाथ पीछे खींच लिया, मगर उन्होंने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, दानिश गिर न जाना, पकड़ लो। ये कहकर उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के करीब रखवा दिया, बस इसलिए कि मेरा संतुलन खराब ना हो। उनके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक बड़े किसी फक्र झलक रही थी। जब हम घर वापस आए और दरवाजा खोला तो अचानक बिजली चली गई। पूरा घर एकदम गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं मुस्कान खाला के बिल्कुल पीछे खड़ा था। बाहर आसमान पर भी बिजली की चमक तेज हो गई थी। अचानक मुस्कान खाला घबरा कर पलटी और मुझे जोर से थाम लिया। उनके लहजे में सच्चा डर साफ महसूस हो रहा था। उनके हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने फौरन कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। उसी लम्हे मुझे पहली बार समझ आया कि इमरान खालू ने जाते वक्त क्यों कहा था, तुम्हारी खाला को अंधेरे से बहुत डर लगता है, उनका ख्याल रखना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इसलिए बस वहीं खड़ा रहा। करीब 5 मिनट तक वो मुझे थामे रही। फिर अचानक बिजली आ गई। रोशनी होते ही मुस्कान खाला जैसे होश में आ गई। वो फौरन मुझसे अलग हो गई और नजरें झुका ली, मुझे माफ करना। इतना कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। जो कुछ अचानक हुआ था उसने मुझे पूरी तरह उलझा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं और इसको कैसे समझूं। कुछ देर बाद मुझे इमरान खालू की वो बात याद आ गई जो वो घर से निकलते वक्त कह गए थे, मुस्कान को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मेरे जहन में एक नया ख्याल जन्म लेने लगा कि शायद मुस्कान खाला ने अंधेरे का सहारा सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो मुझे अपने करीब कर सकें। इसी सोच के साथ मैं अपने कमरे में जाकर सो गया, मगर बिस्तर पर लेटते ही मुस्कान खाला बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगी। वो काफी मॉडर्न थी, जबकि मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा लड़का था, इसलिए उनका अंदाज, उनकी बातें, सब कुछ मुझे बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मुस्कान खाला किचन में चाय बना रही थी। उनकी तरफ देखते हुए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था और मैंने महसूस किया कि वो भी चुपके चुपके मुझे देख रही थी। हम दोनों के दरमियान हल्की सी झिझक घायल थी। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गया तो मुस्कान खाला अचानक मुस्कुराते हुए बोली, अरे दानिश साहब, इतनी शर्मिंदगी क्यों? मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं वाकई बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर वो हल्की सी मुस्कुराई और फिर बोली, और हाँ, जो मैंने तुम्हें गले लगाया था ना, वो बस मजाक में था। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी खला हूं, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं ये हक खुले दिल से लूंगी। उनके अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने हंसते हुए दोबारा मजाहन मुझे हल्के से गले लगा लिया, मगर इस बार मेरे दिल में कुछ अलग ही जज्बात जागने लगे। मुझे खुद भी महसूस होने लगा था कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। शायद इमरान खालू को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस तरफ भी जा सकते हैं। कुछ दिन गुजर गए। एक शाम मुझे अचानक समोसे खाने का दिल चाहा।
मैंने सोचा ये बात खाला को बता दूं और उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने इजाजत लिए बगैर अंदर झांका तो देखा कि आयशा खाला बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनका अंदाज देखकर मेरे दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर आहिस्ता से बोला, खाला, मगर वो सुन ना सकी। वो मोबाइल में इतनी मग्न थी कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उस खामोशी में भी एक अनकही सी बेचैनी हमारे साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। घर लौटने के बाद पूरे मकान में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। मैं जैसे जैसे उनके करीब जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कमरे में हल्की सी खुशबू महक रही थी। जब मैं उनके बिल्कुल पास पहुंचा तो अचानक मुस्कान खाला ने करवट ली और उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे अचानक सामने देखकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक शरारती मुस्कान आ गई। अरे दानिश, तुम कब आए और अब आए, और ऐसे दबे पांव क्यों खड़े हो? उन्होंने मोबाइल साइड में रखते हुए पूछा। मैंने हकबकाते हुए कहा, वो खाला, मेरा समोसे खाने का मन कर रहा था तो बस वही पूछने आया था। खाला धीरे से उठी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, बस इतनी सी बात? मुझे लगा शायद तुम फिर से कल रात की तरह मेरा ख्याल रखने आए हो। उन्होंने अपनी आंखों से मुझे इशारा किया जिसमें एक अजीब सी कशिश थी। उनकी ये बात सुनकर मेरे कान गर्म हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मजाक कर रही हैं या मुझे आजमा रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। बैठो यहां, डरो मत। मैंने कहा था ना, अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है। उस शाम समोसे तो आए, लेकिन हमारे बीच की बातचीत अब बदल चुकी थी। अब बातों में वो सादगी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। खाला का हर अंदाज, चाहे वो चाय देते वक्त मेरा हाथ छू जाना हो या चलते चलते मुझ पर झुक जाना, मुझे ये एहसास दिला रहा था कि ये सिर्फ खाला भांजे का रिश्ता नहीं रह गया है। रात को जब मैं लेटा तो मुझे खालू की वो आखिरी नसीहत याद आई। क्या उन्हें सच में सिर्फ अंधेरे का डर था या उन्हें पता था कि मुस्कान खाला का मिजाज कैसा है? अब मुझे समझ आने लगा था कि आने वाले दिन वाकई बहुत अलग होने वाले हैं। उस रात समोसे खाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन वो खामोशी बोझिल नहीं थी बल्कि उसमें एक तरह की बेचैनी घुली हुई थी। मुस्कान खाला रसोई में बर्तन समेट रही थी और मैं हॉल में बैठा टीवी देख रहा था, पर मेरा पूरा ध्यान उनकी आहटों पर था। अचानक बिजली फिर से गुल हो गई। पूरा घर एक बार फिर उसी गहरे स्याह अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि शायद अब खाला फिर से घबराकर बाहर आएंगी, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। मैं अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। खाला, आप ठीक हैं? मैंने दबी आवाज में पूछा। तभी मुझे अंधेरे में उनकी परछाई खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी। बाहर से आती चांदनी की हल्की सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वो डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत शांत थी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। दानिश, तुम्हें पता है, मुझे अंधेरे से डर तो लगता है, लेकिन जब तुम पास होते हो तो वो डर कम हो जाता है। उन्होंने बहुत धीमी और मखमली आवाज में कहा। उनके हाथ की पकड़ इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैंने महसूस किया कि उनके लहजे में अब वो बड़ों वाला फक्र नहीं था, बल्कि एक अलग तरह की अपनायत थी। उन्होंने अपना सिर धीरे से मेरे कंधे पर टिका दिया। उस पल मुझे इमरान खालू की वो बात फिर याद आई, मुस्कान का ख्याल रखना। पर क्या ख्याल रखने का मतलब यही था जो अब हो रहा था? खाला, बिजली आ जाएगी अभी, मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए कहा। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। अगर ना आए तो भी क्या बुरा है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप ये मजेदार वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें।